All right. So now we're going to talk about the proposal writing. So basically, why do we need proposal writing? It's a special type of analytical report designed to get a product planned or projects accepted by outside business or government client. For example, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप बेच, लेट्स से आपका सिक्योरिटी जो ना कोई डिवाइसेस हैं आपके पास, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो है ना वो एक ऐड दी है अखबार के अंदर कि हमें जो है ना वो ये डिवाइसेस जो है ना चाहिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है टेंडर अपने भेजें, अपने जो है ना प्रपोजल भेजें हमें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप एक कंपनी है जो सिक्योरिटी जो है ना वो से रिलेटेड है। आप क्या करते हैं, आप एक प्रपोजल बनाते हैं, आप कहते हैं कि आप लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए ना, ठीक है, हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो जो फीचर्स चाहिए वो हमारी इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल हैं। और आप पूरी अपनी तफसील कि भाई ये डिवाइस का फंक्शन क्या है, हम इसकी सर्विसेज क्या देते हैं आपको, कितने की मिलेगी, वारंटी इसकी क्या है, ठीक है। कंपनी मार्केटिंग मार्केट के अंदर जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ना कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि लोग जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें और आपके साथ बिजनेस कर लें, ठीक है। सो व्हेन यू राइट अ प्रपोजल योर गोल इज टू सेल एन आइडिया परसुएसिवली। आपका मकसद क्या होता है जब भी आप प्रपोजल राइटिंग करते हैं, प्रपोजल लिखते हैं? आपका मकसद यही होता है कि जो प्रपोजल में आप बयान करना चाह रहे हैं ना, आपका मकसद बिजनेस करना होता है, आपका मकसद आइडिया सेल करना होता है। तो आप कहते हैं कि भाई मेरा वो जो आइडिया वो बिक जाए और मेरे से डील हो जाए। प्रपोजल्स आर लीगली बाइंडिंग, यानी जब प्रपोजल साइन हो जाए ना, फॉर एग्जांपल आपने प्रपोजल सेंड किया, अगली कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और प्रपोजल के ऊपर साइन हो गए, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, तो फिर वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। यानी वो जो भी कंपनी, जो भी जो ना वो कह लें पार्टी उससे इनहराफ करेगी, डिविएट करेगी, ठीक है, तो उस वो हर जाने का नोटिस भी होता है, उसके ऊपर वो उन्होंने डिफाइन की होती है टर्म्स के। लेट्स से अगर आप जो है ना वो हमसे जो ना अगर इस तरह करेंगे, हमारी डील ख़त्म करेंगे, दरमियान में छोड़ के भाग जाएंगे, तो हम आपको हमसे इतना चार्ज करेंगे, हम इतना आपको फाइन करेंगे। तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाके कायदा उसके ऊपर एक्शन होता है, ठीक है। जैसे भी रिसेंटली मैं एक खबर सुन रहा था कि बरतानिया के अंदर जो है ना वो किसी एक कंपनी के साथ किसी ने कॉरपोरेशन के साथ काम किया, ठीक है, उन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया, एक कंपनी, दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया। तो अब एक कंपनी जो थी उसने बताए बगैर, इन्फॉर्म किए बगैर उस कंपनी से अलहदा हो गए, उनके साथ काम करना छोड़ दिया, ठीक है। अब वो प्रपोजल उन्होंने साइन किए हुए थे, तो उस उनको पता नहीं कितने लाख पाउंड जो है ना फाइन हुआ है। उन्होंने वहाँ पे बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड की कोर्ट के अंदर जो है वो उनके खिलाफ केस कर दिया कि भाई ये प्रपोजल था हमारा, लीगली बाइंडिंग था, इन लोगों ने जो है ना बगैर नोटिस के, बगैर बताए, ठीक है, उन टर्म्स को पूरा किए बगैर, हमारी एग्रीमेंट की शराइत को पूरा किए बगैर, ये उससे जो है ना उन्होंने डिसोसिएट कर लिया अपने आप को। तो उनको पता नहीं कितने लाख पाउंड जो है वो जो है ना वो उनको फाइन हो गया। तो अब वो जो है ना वो उन्होंने, कंपनी ने कहा जी कि ले लें फाइन, हमने देना ही नहीं है, ठीक है। तो वो जिस मुल्क की कंपनी थी, उन्होंने उस कंपनी के जो एसेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अब नेक्स्ट जो है ना उसकी प्लान किया हुआ है कि ये जो इस कंपनी का जो कंट्री है, जिस मुल्क की ये कंपनी है, उस मुल्क के जो एसेट्स हैं हम उनको ऊपर कब्जा कर लेते हैं, हम उनको बेच के अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। अब वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मतलब ये लीगली बाइंडिंग होते हैं प्रपोजल, ठीक है। इनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो अगर आप फुलफिलिंग करते हैं तो उसको आपको हर्जाना जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है भारी सा। ऑफन compete फॉर अ क्लाइंट बिजनेस। ये जो प्रपोजल लिखे जाते हैं, आप एक बिजनेस, आप compete करते हैं जो है ना बिजनेस के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रपोजल राइटिंग की। फॉर एग्जांपल
अमेरिका ने अपना एक इंग्लिश का प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट करना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना कहा जी भाई हमने यहाँ पे लोकल जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट करना है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनका पुअर बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उनके लिए, हम गांव के जो देहात के, उनके लिए हमने इंग्लिश प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो आप जो है ना, हमें पूरा जो है हमें प्रपोजल चाहिए, हमें एक टीम चाहिए बेसिकली जो इस प्रोग्राम को रन कर सके, ठीक है। और हमें जो पूरा बजटिंग वो हर चीज़ हमें प्रोवाइड करके दे। फाइनेंस हम करेंगे, बजट हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो जो कंपनी होगी वो पूरे का पूरा जो है ना प्रोजेक्ट जो होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और वो हायरिंग भी खुद करेगी, स्टाफिंग भी खुद करेगी, लोगों को खुद ही वो हायर करेगी, खुद ही पे करेगी। हमसे वो बजट मांगेगी जितना बजट है। अब क्या हुआ, मुख्तलिफ कंपनी, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स थे या डिफरेंट एनजीओ वगैरह थी, उन्होंने क्या किया, प्रपोजल लिखे फिर उन्होंने कि भाई हमारे पास पूरी टीम है, हम जो है ना वो इतने पे पैसे में हमें इतना, हमें हमारा बजट होगा, इतनी हमें टीम होगी, अगर हम इतने लोगों को जो है ना वो एजुकेट करते हैं, ये कोर्स करवाते हैं, इतना हमारा टोटल एक्सपेंसेस होगा, इतने हमें लोग चाहिए होंगे, हम हमारे पास ये क्रेडेंशियल्स है, हमारे पास ये लोग हैं, हम हमारे पास बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है। सारा वो अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है ना वो बयान करते हैं उस प्रपोजल के अंदर। तो वो फिर क्या हुआ, वो जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको रिव्यू किया, जो भी वो जो इदारा था, उन्होंने प्रपोजल जो डिफरेंट गए हुए थे उनको रिव्यू किया। रिव्यू करके उन्होंने फिर क्या किया, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल प्रपोजल था ना, जिसकी जो कंडीशंस थी वो बड़ी अच्छी थी, उनको वो अप्रोप्रिएट लगी, उनके साथ उन्होंने डील कर ली, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इस तरह ये प्रपोजल चलते हैं, प्रपोजल राइटिंग होती है, ठीक है। अब दो तरह के प्रपोजल्स होते हैं, एक्सटर्नल प्रपोजल और इंटरनल प्रपोजल। एक्सटर्नल जो है वो जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस करना है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप प्रपोजल लिखेंगे, वो एक्सटर्नल प्रपोजल होगा। इंटरनल प्रपोजल ये है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया काम करना है, कोई लॉन्च करनी है, कोई चीज़, कोई एक्सपेंशन करनी है, डिपार्टमेंट एक्सपेंड करना है, नया जो है ना वो पूरा पूरा डिपार्टमेंट आपने इस्टेब्लिश करना है। तो आप प्रपोज करते हैं, अपने बॉसेस को लिखते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये हमें करनी चाहिए। आप अपनी ही कंपनी को प्रपोजल लिखते हैं, ठीक है। ये इंटरनल प्रपोजल होगा। ओके, एक्सटर्नल प्रपोजल्स, अब हम उसको देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। एक्सटर्नल प्रपोजल्स आर रिटन टू सेल अ न्यू सर्विसेज और प्रोडक्ट टू एन ऑडियंस आउटसाइड योर कंपनी। अगर आपने अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और कंपनी को, तो आप एक्सटर्नल प्रपोजल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर बायोटेक, यू हैव बायोटेक टेक कंपनी, और यू हैव डेवलप्ड पोटेंशियल सिस्टम टू मैनेज कोविड-19 अफेक्टेड पीपल। आपने कोई ऐसी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, आप बायोटेक के लोग हैं, कि आप जो है वो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। तो ये आपका उसको सिस्टम आपने बनाया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो बेचेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को बेचेंगे, आप कंट्रीज को कहेंगे, आप अमेरिका को कहेंगे देखें जी आपके कितने केसेस आ गए हैं, ठीक है, आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम इसकी जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं, हमारे पास पूरा एक प्लान है, हमारे पास पूरा एक पोटेंशियल सिस्टम है। तो फिर आप उसको भेजेंगे, उनको प्रपोजल अच्छा लगेगा तो आपसे डील कर लेंगे। यू राइट अ प्रपोजल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू हैव अ डील विद यू। ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रपोजल खुद से एक ही कंपनी को भेजते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं। इंटरनल प्रपोजल क्या होते हैं, यू राइट इंटरनल प्रपोजल्स टू कम्युनिकेट विद योर अपर मैनेजमेंट। अगर आपने को अपर मैनेजमेंट से कुछ कम्युनिकेट करना है, प्रपोजल उनको देना है, तो फिर आप इंटरनल प्रपोजल लिखते हैं। योर कंपनी नीड्स टू इम्प्रूव इट्स मोबाइल कम्युनिकेशन एबिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज हु वर्क एट डाइवर्स लोकेशंस। आपका जो है ना, लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और आप लोगों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल ठीक नहीं आते, मसले मसाइल चल रहे हैं, वाईफाई कनेक्शन ठीक नहीं है। तो आप कहते हैं टू अकॉम्प्लिश दिस गोल यू राइट एन इंटरनल प्रपोजल रिक्वेस्टिंग द परचेज ऑफ वाईफाई कंपैटिबल लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स विद इंटरनेट एक्सेस। आप फिर क्या करते हैं, एक प्रपोजल लिखते हैं कि भाई हमें ये इंटरनेट की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, अब हमने एक अपडेट इंटरनेट एक्सेस सिस्टम लेके आना है।
उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। आप पूरा एक प्रपोजल बना के अपनी कंपनी को भेजते हैं, और ऐसा करने से हमें ये दर्ज फ़ायदे होंगे, आप वो फ़ायदे भी मेंशन करते हैं। ठीक है, ये इंटरनल प्रपोजल होगा। ओके, एक होता है RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। अब ये क्या, इसको भी हम देखते हैं। मैनी एक्सटर्नल प्रपोजल्स आर रिटन इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। अक्सर रिक्वेस्ट चाहिए होती है कि वी नीड प्रपोजल्स। ठीक है, हमने ये एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी है तो हमें प्रपोजल चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे वो होता है ना, ठेका देना होता है, टेंडर नोटिस होते हैं, वो भी इसी तरह ही होते हैं। प्रपोजल मांगी होते हैं कि भाई हमने यहाँ पे लेट से आपके एरिया के अंदर जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है ना उनको वो हमने लगाए हैं, हमें उसकी सर्विसेज के लिए जो है वो एक कंपनी चाहिए जो हमें इन इक्विपमेंट्स की सर्विसेज देती रहे। अब आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी न्यूज़पेपर में, आपने कहा यार हमारे 10 लोग हैं, हमारी ये फील्ड है, हमारी पूरी टीम है, हम ये सर्विसेज देते हैं। आप फिर प्रपोजल लिखेंगे, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक आप कहेंगे हमारे पास ये भी है, ये भी है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जो भी चीज़ें जो आपके पास आपकी जो ना एक्सपर्टीज़ है, आप वो प्रपोजल लिख के फिर उनको भेजते हैं। ये होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आपसे कहा जाता है कि जी प्रपोजल दें, और फिर उसके अगेंस्ट आप लिख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी, फॉर एग्जांपल कंपनीज नीड टू प्रोक्योर सर्विसेज फ्रॉम अदर कॉरपोरेशंस। कंपनी कहती है यार हम ये काम करते हैं, लेट्स से जैसे सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, कि आप लेट्स से एक सर बैंक, आप बैंक चला प्राइवेट रहे हैं। कार कार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइवेट जो गार्ड की सर्विसेज होती हैं कि वो कंपनी चल रही हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह इंटरनेट होता है, आपको कुछ भी पता नहीं होता, आपको आप कंपनी एक आपने ऑर्गेनाइजेशन एक चलाते हैं, तो आप किसी कंपनी से ठेका कर लेते हैं कि भाई हमें ना नेट की फैसिलिटीज चाहिए, हमें वाईफाई चाहिए, हमें ये स्पीड चाहिए, तो फिर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देती हैं। फिर वो सारा काम ही उन्हीं का होता है, वो नेट का इशू हो कुछ भी हो वो उन्हीं को कॉल करते हैं, वही सारा फिर कुछ करते हैं। या कोई लेट से बिजली का काम है, एक बड़ी फैक्ट्री है आपकी, तो इलेक्ट्रिसिटी के जितने इश्यूज हैं वो आपने एक कंपनी को कुछ बंदों को हायर किया हुआ है, या कंपनी को आपने सर्विसेज उनसे आपने सीखी है कि भाई ये बिजली के जितने इश्यूज होंगे ये आपने हैंडल करने हैं। वो कंपनी के लोग होते हैं 2-4 लोग, वो हर वक्त वहाँ रहते हैं। ठीक है, और कंपनी उनको पे करती है, वो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी नीड्स इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इट्स ऑफिसेज। फॉर एग्जांपल, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, उनको अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम उसको इम्प्रूव करना है, वो लगाना है, तो वो क्या प्रपोजल भेजते हैं कि भाई हमें ये इस तरह करके जो है ना एक सिस्टम लगाना है। तो जो भी पोटेंशियल जो लोग हैं वो अपना प्रपोजल हमें भेजें, तो फिर आप प्रपोजल लिख के भेजते हो, कहते हैं जी मेरे पास, हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। So competent and competing companies will respond to this PFP, RFP, ठीक है, request for proposal with an external proposal। तो जब रिक्वेस्ट आई है फिर उसके अगेंस्ट आप एक प्रपोजल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल। एक होता है सोलिसिटेड प्रपोजल, एक होता है अनसोलिसिटेड। सोलिसिटेड ये होता है इन विच रिसिपिएंट हैज रिक्वेस्टेड द प्रपोजल। ठीक है, यानी कंपनी ने आपसे मांगा तो आपने प्रपोजल भेजा, ये होता है सोलिसिटेड। एडवर्टीजमेंट आई है अखबार में तो आपने उसके अगेंस्ट प्रपोजल भेजा, ये है सोलिसिटेड। अनसोलिसिटेड ये होता है कि आपसे किसी ने प्रपोजल का पूछा ही नहीं, आपसे किसी ने प्रपोजल मांगा ही नहीं है, आपने खुद ही अपनी सर्विसेज थी या अपना जो प्रोडक्ट था उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी, या उसके प्रपोजल जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल कर दिए, ये होता है अनसोलिसिटेड। तो ये दोनों तरह की तरीके चीज़ें चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात हमसे कोई मांगता है तो हम उसको प्रपोजल सेंड करते हैं, और बाज़ औक़ात हम एवं रैंडम ही भेज रहते हैं, यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसको इंटरनेट की वजह से फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, या इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत है, और इनके पास कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना प्रपोजल, अपनी कंपनी का प्रपोजल भेजूँ इनको, और हमारा जो प्रपोजल है वो बड़ा अच्छा है, तो हो सकता है हम हमारे साथ ये डील कर लें। तो ये अनसोलिसिटेड प्रपोजल होगा जब बजाते खुद सेंड कर दें, आपसे किसी ने रिक्वेस्ट ना की हो। ऑलराइट, ये तो था अभी तक प्रपोजल राइटिंग के बारे में, कि ये प्रपोजल का पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है, ये क्या होता है। अब हम देखते हैं, अब हमने प्रपोजल लिखना शुरू करना है, तो प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है।
सो टाइटल पेज इसमें होता है, कवर लेटर होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद डिस्कशन है, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन है, ग्लोसरी है, वर्क साइटेड है, रेफरेंसेस जो आप देते हैं, और अपेंडिक्स, ठीक है, जो आप मजीद रिसर्च कोई साथ अटैच कर देते हैं तो ये अपेंडिक्स है। ठीक है, ये तकरीबन कुछ 10 के करीब कंपोनेंट्स हैं जो एक प्रपोजल के अंदर होते हैं जब आप प्रपोजल लिखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कवर और अनफोल्ड देम वन बाय वन, एक एक करके हम इनको देखते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप टाइटल पेज लिखते हैं, टाइटल पेज आप बनाते हैं। Okay, just a second. Just give me a second, please. Alright, so टाइटल पेज में क्या आएगा? द टाइटल पेज टेल्स योर रीडर, क्या बताता है जी आपके रीडर को, पढ़ने वाले को, टाइटल ऑफ द प्रपोजल, नेम ऑफ द कंपनी, राइटर और राइटर सबमिटिंग द प्रपोजल। टाइटल क्या है? उसका बेसिकली उसका टाइटल क्या, टाइटल में आपको पता है सब्जेक्ट प्लस फोकस होना चाहिए, ये आपको पता है। कंपनी का नेम, कौन सी कंपनी है जो प्रपोजल लिख रही है, लिखने वाला कौन है, राइटर कौन है, राइटर्स कौन है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि आप सिर्फ कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपना नाम नहीं लिखते हैं। समटाइम ये होता है कि आप राइटर अपना नाम लिख देता है, ठीक है, कंपनी नेम भी मेंशन कर देता है। द डेट ऑन विच द प्रपोजल वाज सबमिटेड, किस तारीख को जो है प्रपोजल भेजा गया, आप ये मेंशन करते हैं। ऑडियंस कौन सी है, यानी किस बंदे के पास ये जा रहा है, उस कंपनी का नाम लिखते हैं, उस बंदे का नाम लिखते हैं, मैनेजर का, जो भी जिसको आप वो भेज रहे हैं आप उसका नाम मेंशन करते हैं। इफ इंटरनल प्रपोजल देन यू मेंशन द नेम ऑफ द पीपल हु साइंड द रिपोर्ट फॉर अप्रूवल। ठीक है, अगर प्रपोजल अप्रूव्ड हो गया है और वो इंटरनल प्रपोजल था तो आप जो है ना उन लोगों के नाम भी मेंशन करते हैं, ठीक है, जिन्होंने अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टाइटल पेज है। उसके बाद क्या आता है, कवर लेटर। उसके बाद आप टाइटल पेज के बाद आप कवर लेटर लिखते हैं। अब ये क्या है, योर कवर लेटर prefaces and provides the reader an overview of what to follow। कवर लेटर आपको बताता है कि भाई इस पूरे 8 10 15 20 पेजेस के प्रपोजल के अंदर एक्चुअली है क्या, आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, क्या यू आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो वो कवर लेटर बन जाता है ऑटोमेटिकली। व्हाई आर यू राइटिंग, आप लिख क्यों रहे हैं। व्हाट आर यू राइटिंग अबाउट, ये प्रपोजल है क्या। व्हाट एग्जैक्टली ऑफ इम्पोर्टेंस इज विद इन द रिपोर्ट, इसकी क्या अहमियत है, ये जो प्रपोजल है, ये जो रिपोर्ट आपने लिखी है, लिख रहे हैं, इसके अंदर क्या अहम चीज़ है। व्हाट यू प्लान टू डू नेक्स्ट एज अ फॉलो अप, ठीक है, आप फॉलो अप के लिए क्या प्लान है आपका। व्हेन द एक्शन शुड अकर, ठीक है, कब तक इस प्रपोजल के अगेंस्ट आपसे रब्ता किया जा सकता है। व्हाई दैट डेट इज इम्पोर्टेंट, और जो तारीख आपने मेंशन की है ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है कवर लेटर में आता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखें, ये प्रपोजल भेजा है किसी ने, ये टाइटल पेज है उसका, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिपोर्ट, द नीड टू अपग्रेड इंटरनेट कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये क्या है, ये टाइटल है उसका, किसके लिए, ये किसको सब जो है ना वो किस कंपनी को भेजा जा रहा है, उसका नाम फॉर एक्मी प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन, आगे उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद सबमिटेड बाय, किसने सबमिट किया, उस बंदे का नाम, और जिस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो, और डेट ऑफ सबमिशन क्या है, 13 अगस्त 2012। इस तरह करके आप प्रपोजल का टाइटल पेज बनाते हैं। अब आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट्स बेसिकली क्या होता है, चैप्टर
या पॉइंट्स या हेडिंग्स के नाम होते हैं, उसके अगेंस्ट उसका पेज नंबर लिखा होता है। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। फॉर एग्जांपल 20-25 पेजेस का आपका जो है वो वो प्रपोजल है। तो अब आप लेट्स से पहले पेज पे क्या है, सेकंड पेज पे क्या है, जो जो थर्ड हेडिंग है, ये किस पेज के ऊपर आपको मिलेगी, कॉस्ट कहाँ मिलेगी, वारंटी कहाँ मिलेगी, ठीक है, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, वो सारा कुछ जिस जिस पेज पे लिखा होगा वो पेज वहाँ मेंशन किया होगा। नॉट एवरी रीडर विल रीड एवरी सेक्शन ऑफ योर प्रपोजल। प्रपोजल का पूरा प्रपोजल कोई नहीं पढ़ता। Your responsibility is to help these different readers find a section of the proposals that interest them. आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल जो बंदा होगा वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होगा, ठीक है। जो बायर होगा वो क्या कर रहा होगा, वो कॉस्ट जो होगा वो देख रहा होगा, उसकी वारंटी के इश्यूज देख रहा होगा, ठीक है। जो अकाउंटेंट होगा वो जो माली मामलात है उसको देख रहा होगा, ठीक है। जो टेक्नीशियन होगा वो टेक्निकल चीज़ें देखने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने सबकी चीज़ों की हेडिंग्स बना के पेज नंबरिंग दी हुई है तो उसके लिए बड़ा इजी होगा उसको एक्सेस करना। वन वे टू कॉम्प्लीट दिस इज थ्रू टाइम टेबल ऑफ कंटेंट्स। इट शुड लिस्ट द माइनर एंड मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रपोजल, मेंशन द पेज नंबर ऑफ एवरी सेक्शन। ये हमने बात कर ली है। आगे आता है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस। अच्छा ये देखिए, पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लें आप। ये देखें एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन कहाँ है जी, पेज नंबर 1 पे पड़ा हुआ है। कंक्लूजन किधर पड़ा है, पेज नंबर 19 पे है। रेफरेंसेस कहाँ है, पेज नंबर 23 पे है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जी, लेट्स से आपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है या कंप्यूटर ऑपरेशंस आपने पढ़ने हैं, तो ये कंप्यूटर ऑपरेशंस पे गए, पेज नंबर 7 पे जी ये जो है ना कंप्यूटर ऑपरेशंस के मतलब बात की गई है, ठीक है। तो आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बने हुए हैं, हेडिंग्स दी गई हैं, माइनर हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, और आगे उसके अगेंस्ट पेज नंबर मेंशन किया है कि जो बंदा जो चीज़ देखना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस देखूं, किसने रिकमेंड किया कि यार मेरी जो आईटी सिस्टम जो है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है अगर हम इनको, इनका जो प्रोजेक्ट है, जिनका जो उसको एक्सेप्ट कर लें या इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें, तो रिकमेंडेशन हमारे आईटी सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा। मैं जस्ट रिकमेंडेशन पेज नंबर 21 पे जाऊंगा, रिकमेंडेशंस पढ़ लूंगा। अब है लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन होता है, बास चीज़ों की ना वजाहत की गई होती है, बास चीज़ों की वजाहत की गई होती है, कुछ फिगर्स कुछ टेबल्स मेंशन किए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का हवाला दिया गया फिगर 1 का कि रेवेन्यूज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो वो मैंने पेज नंबर 2 पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। फिगर 2 जो है वो मैंने 4 पे अटैच की है। फिगर 3 जो है मैंने पेज नंबर 5 पे अटैच की हुई है। यानी अगर कोई डिटेल कोई पढ़ना चाह रहे हैं, कोई फिगर्स जो है, कोई डेटा है, ठीक है, तो वो साथ आपने अटैच किया हुआ है, और जिस पेज पे अटैच किया आपने वो भी मेंशन किया हुआ है। If your proposal contains several tables or figures, then you have to provide a list of illustrations. You can put that on table of contents page or on a separate page. आप इसको contents table of contents के साथ भी अटैच कर सकते हैं, separate पेज भी आप दे सकते हैं। Should be clear and informative. क्लियर हो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेबल 2 पढ़ना है आपने, तो ये पेज नंबर 6 पे टेबल 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है जी, योर ऑडियंस फॉर प्रपोजल विल बी डाइवर्स, ठीक है। आपका प्रपोजल जाहिर बात है आपने मुख्तलिफ कंपनीज को भेजा है, मुख्तलिफ कंपनी में मुख्तलिफ लोग उसको पढ़ेंगे, डाइवर्स ऑडियंस है आपकी। अकाउंटेंट्स वुड सर्च फॉर कॉस्ट्स एंड प्राइसिंग, टेक्नीशियंस माइट रीड फॉर टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस, ऑडियंस माइट इंक्लूड बॉसेस, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, यही लोग आपके हो सकते हैं ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने हेल्प आउट करना है अपनी ऑडियंस को दो तरीकों से। दे नीड इंफॉर्मेशन क्विकली, उनको इंफॉर्मेशन दारी बात है, जो बॉस है, जो एक लेट से मल्टी बिलियन डॉलर्स की वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है कि वो आपके पूरे प्रपोजल को बैठ के पढ़ना शुरू कर दे। उसका तो एक एक सेकंड बड़ा जो वैल्यूएबल है। तो आप उसको क्या चाहिए, आपके प्रपोजल की जो इन्फॉर्मेशन है क्विकली चाहिए उसको। सो दे नीड दैट इन्फॉर्मेशन, लो टेक टर्मिनोलॉजीज। द एब्स्ट्रैक्ट लिमिटेड टू 3 to 10 सेंटेंसेस। तो आप क्या करते हैं, 3 से 10 सेंटेंसेस के अंदर पूरा आप प्लान बना देते हैं अपना।
आप बताते हैं कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमारा प्रपोजल क्या कहता है। आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपका जो आईटी का सिस्टम डैमेज है उसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है और ये बेनिफिट्स होंगे। आप 3 से 10 सेंटेंसेस के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट में बता देते हैं। अब अगर तो उसको एब्स्ट्रैक्ट आपका अपीलिंग लगेगा, अगर आपके सॉल्यूशंस उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट आगे पढ़ेगा। अदरवाइज वो कहेगा यार ये तो इसका एब्स्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं, ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इससे ये अप्रोप्रिएट नहीं, हम इससे जो है ना इत्तेफाक नहीं करते, इसको फेंक दो, ठीक है, रिजेक्ट कर दो। एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या होता है, आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोडक्शन में 2 चीजें बताते हैं, पर्पस एंड प्रॉब्लम। इन 1 or 3 sentences टेल योर रीडर्स द पर्पस ऑफ योर प्रपोजल, भी आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। शुड स्टेट द प्रपोजल्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बताएं कि भाई आपको आईटी की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसका सोल्यूशन हमें हमारे पास है और हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं हम ये प्रपोजल अब लिख के दे रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट, ये प्रपोजल, बेसिकली प्रपोजल राइटिंग भी एक रिपोर्ट राइटिंग ही है। हमने पीछे इसकी टाइप्स पढ़ी थी ना, जब पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की, तो वहाँ हमने प्रपोजल राइटिंग को भी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ही देखा है। So the purpose of this report, this proposal is to propose the immediate installation of the numerical control optical scanner। हम कहते हैं जी ये स्कैनर आप अपने सिस्टम में लगा लें। दिस इंस्टॉलेशन विल इंश्योर continued quality checks and allow us to meet agency specifications। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो इंस्टॉल अगर आप कर लेंगे तो इससे जो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और साथ में जो भी आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको चाहिए है, जो आपकी ज़रूरियात है, उससे जो भी पूरी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, पर्पस बता दिया है इसका इंट्रोडक्शन के अंदर कि आप ये क्यों लिख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, नीड एनालिसिस। तो अपने प्रपोजल में आप क्या करते हैं, यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम लीडिंग टू योर सजेशन। आप उस बंदे का, उस कंपनी का प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई आपके सिस्टम में ये लूप होल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और हमारे पास उसके ये सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल अ वायरस इज अटैकिंग योर कंपनीज वर्क स्टेशन। आपकी कोई कंपनी है, लेट से किसी दूसरे बंदे की कंपनी है और वहाँ उस पर वायरस अटैक कर गया, ठीक है, लीडिंग टू द डिक्लाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। अब क्या होता है कि जब भी आपने लेट से कोई जो है ना, लेट से आपने बेचना था, आपने कोई प्रोडक्ट जो है उसको डिलीवर करना है, आपके पास जो है वो आ चुका है, उसका उसके पास उसकी स्पेसिफिकेशंस आ चुकी हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ डिलीवर करना है। एक चीज़ प्रोडक्ट बंदे ने बाय कर ली हुई है, अब आपने वो प्रोडक्ट भेजनी है। अब जैसे ही आप भेजने लगे, आपने इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन सर्टन डाली, आपका इंटरनेट कोलैप्स कर गया, वायरस कोई आया या किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया। 2-3 दिन आप खपते रहे, फिर जाकर सिस्टम रिकवर हुआ। उसके बाद क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे तो ये चीज़ 24 आवर्स में चाहिए थी, आपने तो 50 घंटे लगा दिए हैं, ठीक है, अब मुझे चीज़ नहीं चाहिए, आपने टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं की हैं, ठीक है, मेरे पैसे वापस करें और ये प्रोडक्ट अपनी रख लें। तो आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी ना, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो बिजनेस था, वो लॉस कर जाएगा, ठीक है। तो अब आप, ये प्रॉब्लम है आपका कि आपको वायरस, आपको कोई सिस्टम हैक कर लेता है। तो योर प्रपोजल शुड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेन व्हाई न्यू सिक्योरिटी सिस्टम इज नीडेड। अब आप उसको बताएं कि भाई आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स हैं, वीक आपके पास जो वो एंटीवायरस सिस्टम है आपके पास, और हमारे पास ये सिस्टम है, आपको नए सिस्टम की चाहिए और ये सारा सिस्टम हमारे पास है। उनको कन्विंस करें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उसको बताएं कि भाई आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आपके आईटी सिस्टम में ये पुराना हो चुका है, अपडेटेड नहीं है, ये जो फीचर उसमें नहीं है, हमारे पास जो सिस्टम, उसकी क्या ही बात है, उसमें ये सारे फीचर, उसके बाद ना आपके सिस्टम को कोई हैक कर सकेगा, कोशिश करेगा हैक करने की, पता चल जाएगा किसने हैक किया, कोई वायरस अटैक नहीं करेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अटैक कर भी जाती है तो आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करता रहेगा, कोई चीज़ डैमेज नहीं होगी, कोई ख़राब नहीं, कोई डाटा जो है कोलैप्स नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा, व्हाटएवर जो भी आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, आप फिर और डिटेल बताते हैं कि यू सेल योर आइडिया परसुएसिवली, डेवलप योर आइडियाज थॉरोली। अब जो आप बात करते हैं ना कि हमारे पास एक सिस्टम है
जो आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल है, हमारे पास वो तरियाक है। अब वो तरियाक क्या है, वो सोल्यूशन क्या है, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बयान करना शुरू करें। अब अपने सिस्टम को अनफोल्ड करें, एलेबोरेट करें कि जो जो मैंने अभी बात की है, ये मैंने इतना बड़ा दावा किया है कि हमारे पास इतना सिस्टम है कि आपके सारे मसले हल, आपका सिस्टम कोई हैक ही नहीं कर पाएगा। इस दावे के पीछे एविडेंस क्या है? ठीक है, अब आप डिस्कशन में वो बताएं कि भाई हमारे पास जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी है, ये सिस्टम है, ये पावरफुल कोडिंग की हमने हमने इसको टेस्ट एंड वेरीफाइड किया है, वेरीफाई किया, बड़े लोगों ने इसको हैक करने की कोशिश की, नहीं हो सका। ये टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की, ये हमारे पास इंजीनियर्स है जिन्होंने इसको इसको किया है, और ये पिछले 10-15 साल से ये सिस्टम हम इन इन लोगों को दे चुके हैं, और उनको कभी हम हमारी इनकी जो है ना इनकी कभी हमारी कोई कंप्लेंट नहीं आई रिगार्डिंग आवर सिस्टम। डू थोरो रिसर्च, ऑब्जर्व एथिकल टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। कहता है कि ये सिर्फ ये नहीं कि आपने जस्ट वो अपना आइडिया बता देना, बल्कि आपने जो स्टैंडर्ड्स है ना कम्युनिकेट करने के, कि प्रपोजल कैसे लिखना है, एथिकल उसमें अंदर क्या कॉन्सिडरेशन है, उनको भी आपने कंसिडर करना है। ऑर्गेनाइज योर कंटेंट टू द ऑडियंस कैन फॉलो योर ट्रेन ऑफ थॉट। आपकी जो डिस्कशन है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोहेरेंस और कोहेजन होनी चाहिए, आइडियाज आपस में लिंक्ड हों। ये ना हो कि आपने डिस्कशन की है इस अंदाज से कि पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। कंफ्यूज नहीं करना। यूज चार्ट्स ग्राफ्स टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द रीडर्स। ग्राफ्स का इस्तेमाल करें, एनिमेशंस का इस्तेमाल करें, चार्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर लेट से आपका सिस्टम उसकी कोई वीडियो पड़ी हुई है जो वो बताता है, जिसमें कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, वो एनिमेशन लगा दें साथ। ठीक है, वो अटैच कर दें वो उनको, ताकि पता चले। ऑलराइट, तो इस तरह करके आप बेसिकली आपका मकसद क्या, कन्विंस करना उनको। ठीक है, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए अपना सोल्यूशन देना, और उनको कन्विंस करना कि वो आपसे प्रोजेक्ट कर लें। कम्युनिकेट परsuasively, रिफ्यूट अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू इन योर डिस्कशन। आप आपने क्या करना है कि ये नहीं कि आपने जो है ना वो कंफ्यूज करना है। आप प्लस पॉइंट भी दिए जा रहे हैं, नेगेटिव भी दिए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए समझना मुश्किल होगा। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो उसको रिफ्यूट करें, उसको भी बताएं, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। गिव प्रूफ टू डेवलप योर कंटेंट। ठीक है, प्रूफ दें उनको, एविडेंस दें। अर्ज एक्शन, मोटिवेट योर ऑडियंस टू एक्ट अपॉन योर प्रपोजल। उनको ऐसा मोटिवेट करें कि वो बस पढ़ने के बाद कहें, आपको फ़ोन कर दें कि भाई हमने प्रपोजल आपका एक्सेप्ट कर लिया, या हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपने उनको परसुएट कन्विंस किया हो, ऐसा आपका राइटिंग स्टाइल हो, ऐसा आपका प्रपोजल हो। सर्च फॉर द कंटेंट। ठीक है, आप क्लाइंट्स को इंटरव्यू करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है ना वो जो आपका क्लाइंट है उसको रिसर्च करें कि ये कौन है, क्या बंदा है, इनको इंटरव्यूज देखें, उसका इंटरव्यू करें, कस्टमर्स फाइंड आउट करें, वेंडर्स देखें, जो उसके स्टाफ मेंबर्स हैं उनको उनको रिसर्च करें, ये कौन लोग हैं, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बिजनेस किस बेस के ऊपर ये करते हैं, इनकी चॉइसेस क्या हैं। ठीक है, उस हिसाब से फिर अपना जो है ना वो कंटेंट प्रिपेयर करें। क्रिएट एंड कंडक्ट अ सर्वे, सर्वे कंडक्ट करें। ठीक है, आप देखें कि भाई ये कंपनी जो है इसको क्या चीज़ें पसंद हैं, किस किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम इनको चाहिए, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके इश्यूज क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी के अलावा भी कोई इनका क्यों कि हैंडल नहीं कर पा रहे, क्या मसले मसाइल है, और रिसर्च करें, फिर आपको और पता चलेगा, उनके प्रॉब्लम्स और आइडेंटिफाई होंगे आपको। ठीक है, विजिट टू नो योर ऑडियंसेस नीड्स, विजिट कर लें। ठीक है, ये भी होता है कि आप जाके क्लाइंट्स के इंटरव्यू करते हैं, उनको विजिट करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, चाय का कप पीते हैं, साथ डिस्कशन करते हैं, और आप कहते हैं जी हमारे पास ये सिस्टम है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे, मैं कुछ मज़ीद जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलें आपको फ़ोन करने से बेहतर है कि पर्सनली मिल लूँ। इससे रेपो बिल्डिंग होती है, आप दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आपका तारुफ होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये लोग हैं। ठीक है, तो आप भी उनसे पूछें कि ये मेरे क्वेश्चन है, ताकि आपको आपका जो प्रपोजल बनाने में आपको वो हेल्प आउट करे। यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, जर्नल्स पढ़े, बुक्स पढ़े, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े। ठीक है, कम्युनिकेट एथिकली, योर प्रपोजल मस्ट बी एक्यूरेट। मिस इन्फॉर्म्ड नहीं करना आपने। ठीक है, उनको धोखा देने की कोशिश नहीं करनी आपने। फॉल्सिफाइंग फैक्ट्स एंड डिसऑनेस्टी कैन कॉस्ट यू हैवीली।
आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी जो आप कह लें कि आपकी जो वर्थ है वो एट स्टेक हो जाएगी। आप आपकी जो कह लें कि जो आप फेमस हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे कि ये कंपनी है जो झूठ बोल के प्रपोजल लेती है, पता चल जाएगा। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडेंशियल्स। आप कर सकते हैं तो बताएं, मैं कर सकता हूँ। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कहीं 10 साल का एक्सपीरियंस है। आपने 10 कंपनी को ये सिस्टम दिया हुआ है तो बोले 10 कंपनीज को दिया है, 5 को दिया है तो ये ना कि 10 को दिया हुआ है। आपका 5 साल से ये सिस्टम चल रहा है तो आप ये ना कि 15 साल, पिछले 50 साल से मेरे दादा परदादा भी इस काम के अंदर थे। इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं। प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग जो है वो बताएं। ठीक है, वो जैसे होता है ना कि वो बाज लोग होते हैं, वो 1000 बता के बाद में कहते हैं अच्छा चलो यार 100 रुपए में जो है ना वो 100 रुपए दे दो ले लो। तो इस तरह की बार्गेनिंग जो भी वो भी नहीं। प्राइसिंग एक्यूरेट, मार्केटिंग के मुताबिक आपकी जो वैल्यू अब जो आप दे रहे हैं उसके मुताबिक आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए। नीड असेसमेंट, आपने नीड असेसमेंट भी करनी। नीड असेसमेंट ये होती है कि जो बंदा जिसको हम ये सिस्टम दे रहे हैं उसकी नीड्स क्या है, उसको एक्चुअल में क्या चाहिए, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके अगेंस्ट आपने सोल्यूशन देना है। ऑर्गेनाइज और कंटेंट, आप अपने जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करें। ये हम पहले भी बातें कर चुके हैं कि नंबर 2, नंबर 3 आइटमाइजेशन कर दे। इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ऑर्गेनाइज कर लें कि जो भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स से आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, सोल्यूशन है उसके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है उसको पहले लिखें, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको एंड पे लिखें। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करें। फॉर एग्जांपल उनका जो इंटरनल सिस्टम है, एक्सटर्नल सॉरी जो ऑलरेडी जो उनका सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी उनके पास सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका और अपने सिस्टम के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। कंपैरिजन करें, मुआवजा करें कि ये चीज़ें उसमें कॉमन है लेकिन हमारा जो सिस्टम है अपडेटेड है, उसमें पूरा उसकी तफसील बयान करें। इसके इस तरह भी आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूजिंग ग्राफिक्स टेबल्स लेके आए, लाइन चार्ट्स लेके आए, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। उसके बाद क्या, कंक्लूजन रिकमेंडेशन, अपने प्रपोजल को सम अप करें, अपने रीडर्स को एक सेंस ऑफ क्लोजर दें, उसको बताएं कि भाई यहाँ चीज़ इख्तिताम होगी, उसके एंड पे बताएं कि भाई आपके पास जो है चारा ही नहीं है हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किए बगैर हमारे पास। फिर उसकी प्रॉब्लम डिफाइन करें, ठीक है, रीस्टेट द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, फिर से उसको मसला बताएं। उसका असल मसला ही तो उसका प्रॉब्लम है, उसको सोने नहीं देता, उसका सिस्टम हैक हो जाता है, उसको लॉस हुआ जा रहा है, दोबारा से होता है क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम है। सारी डिस्कशन के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन था, ठीक है, तो उसको ड्राइव करें, ठीक है, उसको बताएं, मोटिवेट करें कि भाई हमारा सिस्टम लेंगे तो आप क्या करें, आपको बेनिफिट होगा, आपका फायदा होगा। जस्ट नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उनको बताएं कि भाई अब अगर आपने जो है ये आपको एक्सेप्ट है, कॉल करें, ठीक है, हमारा नुमाइंदा आपके पास खुद आ जाएगा, कॉल करें हमें, या कोई और भी है हम ईमेल करें हमें, ठीक है, या मजीद डिस्कशन के लिए पर्सनल जो है ना वो मीटअप रख लेते हैं अगर आपको ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल है तो। ग्लोसरी, ठीक है, ग्लोसरी कहती हैं डेफिनेशंस देना, यानी ऐसा एक ग्लोसरी के अलग से एक कह लें पेज होता है जिसके ऊपर आपने जितनी भी टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की होती है ना अपनी पूरी रिसर्च के अंदर, तो आप क्या करते हैं उसको वहाँ पे हाईलाइट करते हैं, वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देती हैं। सिंस योर ऑडियंस इज डाइवर्स, you have used jargons, abbreviations and technical terms in your writing, so some may or may not aware of them, कुछ लोगों को उसका पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, so you add glossary. A glossary is alphabetized list of high tech terminology place after recommendation. ये recommendation के बाद जो है ना वो ये सेक्शन रखा जाता है, इसके अंदर आप जितने भी डेफिनेशंस होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, आप उनको डिफाइन कर देती हैं, एक्सप्लेन कर देती हैं, ये ग्लोसरी है। उसके बाद क्या होता है जी, ग्लोसरी विद वर्क साइटेड और रेफरेंसेस पेजेस। आपने अपनी डिस्कशन करते हुए अगर किसी रिसर्च का हवाला दिया है, किसी आर्टिकल का हवाला दिया है,
अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने के लिए, या आपने कोई अपना बताया कि जी हमारे आईटी सिस्टम के अंदर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिखी दी हुई है और ये अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप ये बात किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? एविडेंस क्या है आपके पास? तो आप कहते हैं ये देखिए ये रिसर्च हुई है, इस डेट को इस रिसर्च आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है ना, जो हम अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुई। ठीक है, तो आप फिर वो रेफरेंसेस वहाँ पे अपने बाद में आप एक रेफरेंस पेज बनाते हैं, वहाँ पे आप आर्टिकल का नाम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, राइटर कौन था, कहाँ से पब्लिश हुआ है, ठीक है, पेज नंबर क्या था, वो सारी तफसील आप वहाँ बयान करते हैं। So if you have used information from certain source, then you need to cite the reference. Correct documentation and source citations are essentials. अगर आपने ये source, अब देखिए आपने mention कर दिया वहाँ पे कि let's say स्टूडेंट के मुताबिक जो है वो ये सिस्टम है ना, ये अपडेटेड है, मोस्ट अपडेटेड वन है। अब आपका जो रीडर है वो कहे यार ये पता नहीं स्टूडेंट कौन है, आपने नीचे रेफरेंस पेज बनाया ही नहीं है, आपने बताया नहीं कि यार ये जो आर्टिकल मैंने लिया है ये स्टूडेंट ने कहाँ बात की है, इस आर्टिकल में बात की है, ये पेज नंबर है। अब वो पूरा आर्टिकल 40-50 पेजेस का पढ़े, तो आपने पेज नंबर बयान कर दिया है, ठीक है, पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन बता दी है, किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ वो बता दिया। अब वो क्या करेगा रीडर, अगर उसको रिफर करना चाहे, उसको क्रॉस चेक करना चाहे, तो क्या करेगा, वेरीफाई करना चाहे, वो जाएगा उस आर्टिकल के ऊपर, उस पेज के ऊपर जाएगा, देखेगा ये इन्फॉर्मेशन हुई मिली है या नहीं मिली। और अगर आपने रेफरेंसेस नहीं दिए तो ये आपकी रिसर्च को, आपकी डिस्कशन को वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है, डाउटफुल बना देगा। उसके बाद क्या अपेंडिक्स है, दैट इज दी ऑप्शनल कंपोनेंट, आप ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। अपेंडिक्स अलाउज यू टू ऐड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपने किसी रिसर्च आर्टिकल का जिक्र किया था, अब आपने क्या किया, वो रिसर्च आर्टिकल का वो पेज जो है ना, उसकी एक पिक बना के या उसकी उसकी वहाँ पे आपने अटैच कर दी है, या वो साथ लगा दिया है। आपने किसी सर्वे का जिक्र किया था, ठीक है, अपनी रिसर्च में, अब आप वहाँ पे सर्वे पूरे का पूरा नहीं दे सकते, तो आपने क्या किया, अपेंडिक्स के अंदर पूरे का पूरे वो सर्वे साथ अटैच कर दिया। कोई टेबल थी, कोई फिगर्स थी, कोई फाइंडिंग्स थी, जो आप वहाँ मेंशन नहीं कर सकते, आपने जस्ट वहाँ पे हवाला दिया था अपनी डिस्कशन के अंदर, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मेरा प्रपोजल कंप्लीट हो, मेरे रीडर को कोई चीज़ इधर उधर से सर्च ना करनी पड़े, मैंने सारी चीज़ें जो जो मैंने जिस चीज़ का हवाला दिया सारी की सारी चीज़ें साथ अटैच कर दी हैं, ताकि वो कन्विंस हो, उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको रिसर्च ना करना पड़े, मैंने सब कुछ उसको दे दिया, ताकि वो इतना कन्विंस हो जाए, कोई एक्सेप्ट कर ले। However, the content shouldn't be of primary importance in appendix section. अपेंडिक्स सेक्शन के अंदर जो चीज़ें दी गई होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं होती हैं, वो सपोर्ट तो ज़रूर कर रही होती हैं आपकी रिसर्च को, वो रेफरेंस के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकती हैं, वो आपका बुनियादी जो है ना वो मकसद, प्राइमरी एजेंडा नहीं हो सकता, प्राइमरी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, वो आपने वहाँ एक्सप्लेन करना है डिस्कशन के अंदर। प्लेस नॉन असेंशियल डेटा फॉर सपोर्ट, आप जस्ट उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि लेट्स से सर्वे की बात की है तो आपने सर्वे अटैच कर दी है, सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं था, सर्वे की वो बात इंपॉर्टेंट थी जो आपने वहाँ मेंशन कर दी है, तो सर्वे जो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने क्यों मेंशन किया, आप नहीं चाहते कि आपका जो रीडर है वो इधर उधर ढूंढता रहे कि यार ये सर्वे कहाँ पड़ा है, कहाँ से इसने लिया, वो आपने पहले साथ अटैच कर दिया है, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ये प्रपोजल बड़ा रिसर्च बेस्ड है, इसने सारी कुछ चीज़ें बड़ी मेहनत की हुई है, ठीक है, ये बंदे लगता है कि बड़े जो है ना वो तेज हैं, बड़े जो है वेल प्रिपेयर्ड हैं, बड़े चीज़ें चीज़ें प्लान करते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। सो ये था जी प्रपोजल राइटिंग के, प्रपोजल राइटिंग के अंदर जो है वो हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली कि आपका गोल क्या होता है, कि किसी आइडिया को सेल करना परस्पेसिवली, ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, एक्सटर्नल प्रपोजल होते हैं, इंटरनल होते हैं, उसके बाद जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होती है, बाज़ का प्रपोजल की रिक्वेस्ट की जाती है, फिर आप उसके अगेंस्ट अपना प्रपोजल भेजते हैं। सोलिसिटेड प्रपोजल होते हैं, अनसोलिसिटेड होते हैं, ठीक है। फिर हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि टाइटल पेज भी होता है, कवर लेटर होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, डिस्कशन होती है, ग्लोसरी होती है, वर्क साइटेड होते हैं, रेफरेंसेस पेज आप बनाते हैं, अपेंडिक्स का पेज बनाते हैं, और फिर हमने इसको वन बाय वन जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। Alright, so now if you have any question, so you can ask me. We have around